हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, जैसा कि हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस को स्टडी कर रहे हैं, तो आज हम लोग इसकी सेकंड एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस एप्लीकेशन वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला। कोई फार्मूला करेक्ट है या नहीं है वो हम लोग पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए पहले। इट स्टेट्स दैट, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताता है हमें? इट स्टेट्स दैट, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है द डायमेंशंस ऑफ द फंडामेंटल, द dimensions of the fundamental quantities, the dimensions of fundamental quantities must be same. ठीक है, must be same in each and every term, in each and every term on either side of a physical relation। ठीक है, लिख लीजिए इसको साथ साथ में। ठीक है, ये है हमारे पास क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या स्टेट करता है? इट स्टेट्स दैट द डायमेंशंस ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी सेम इन ईच एंड एवरी टर्म ऑन आइदर साइड ऑफ अ फिजिकल रिलेशन। देखिए, इसको एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ कि ये प्रिंसिपल क्या कहता है। एग्जांपल के साथ आपको उसको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, सपोज करो हमारे पास एक फिजिकल रिलेशन है, F इजिकल टू ma। ठीक है, ये हमारे पास एक फार्मूला है, F इजिकल टू ma। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये स्टेट करता है कि ये जो आपके पास फार्मूला, कोई भी आपके पास जो फिजिक्स का जो फार्मूला होता है, उसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी डायमेंशंस जो है वो सेम रहती हैं हर एक टर्म में। यानी कि एक टर्म यहाँ पर ये है, एक टर्म यहाँ पर ये है, तो जो डायमेंशनल फार्मूला इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड आएगा, सेम डायमेंशनल फार्मूला इस इक्वेशन के राइट साइड पे भी होना चाहिए फॉर द करेक्टनेस ऑफ द फार्मूला। वो तभी, अगर ऐसा है, मतलब अगर फार्मूला लेफ्ट साइड पे, डायमेंशनल फार्मूला इस फिजिकल रिलेशन में जो लेफ्ट साइड पे बनेगा, वो वैसा ही डायमेंशन फार्मूला, बिल्कुल वैसा ही डायमेंशन फार्मूला राइट साइड पे भी बनना चाहिए। अगर सेम बनता है तो ये जो हमारे पास फिजिकल रिलेशन है वो ओबे कर रही है किसको? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को। और ये जो हमारे पास फिजिकल रिलेशन है ये करेक्ट है। कोई भी फिजिक्स का फार्मूला है ना, कोई भी फिजिक्स का फार्मूला जो है वो वैलिड तभी है जब वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करे। ठीक है, जब वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करे तभी हम लोग कह सकते हैं कि वो हमारे पास फिजिक्स का फार्मूला जो है वो करेक्ट है। तो यानी कि विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ द फार्मूला। चलो चेक करते हैं। इसके लिए देखो, एफ फोर्स का हमारे पास क्या है? फोर्स का हमारे पास डायमेंशन फार्मूला याद है आपको, क्या है? m1l1t-2। ठीक, मास का फार्मूला m, एक्सेलरेशन का फार्मूला l(t-2). तो थोड़ा सा अगर इसको आप सॉल्व करते हो, यू विल गेट m1l1t-2। जस्ट इसको सिंप्लीफाई वे में लिख दो, m1l1t-2। तो देखो, जो लेफ्ट साइड में वैसा ही डायमेंशन वाला राइट साइड में है। तो इसका मतलब ये फिजिक्स का जो फार्मूला है ये ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ओबे कर रहा है और ये फार्मूला करेक्ट है। और भी अलग अलग एग्जांपल्स करते हैं इसकी। ठीक है, ये लिख लिया, मिटा दूँ? ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इसकी हम लोग करते हैं। सपोज करो, जैसे क्वेश्चन आपको कैसे आएगा ना एग्जाम में, आपको आएगा वो लिखेंगे चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से आएगा, चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, फॉलोइंग रिलेशन। तो आपको ये कैसे चेक करना है? चेक करना है विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, पहली एग्जांपल चलो करते हैं
जैसे फर्स्ट करते हैं 1/mv² इज इक्वल टू mgh। कहता चेक करो कि ये जो मैंने लिखा, ये जो मैंने यहाँ पे एक रिलेशन लिखी है, क्या ये रिलेशन ट्रू है, क्या ये रिलेशन ठीक है, चेक करो उसको। तो चेक कैसे करा जाएगा? विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कैसे? देखो मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग क्या करते हैं, जो डायमेंशनल फार्मूला आपका लेफ्ट साइड बनना है बिल्कुल वैसा ही डायमेंशनल फार्मूला आपका राइट साइड में भी बनना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये न्यूमेरिकल फैक्टर है ना, न्यूमेरिकल फैक्टर का क्या डायमेंशन फार्मूला होता है? कुछ नहीं, है ना, इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मास को क्या लिखूंगा? mv², यानी कि v का डायमेंशन फार्मूला क्या है? L_t-1, ठीक है, उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया? मास, यानी क्या आ गया? m, ठीक है। यहाँ पे क्या है? g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज इट इज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा? L_t-2। h मतलब हाइट, हाइट मतलब एक तरह का डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या आएगा? l आ जाएगा, ठीक है जी। अब बताओ नेक्स्ट क्या करेंगे? थोड़ा सिंप्लीफाई वे में लिख दो उसको। यहाँ इसको लिख सकता हूँ मैं m l का, यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? L2t-2, ठीक है जी। अब इस तरफ करते हैं इसको, यहाँ पे क्या m, यहाँ पे क्या है? l की पावर 1, l की पावर 1, तो कुल मिला के कितनी बन गई? 2। यहाँ पे t की पावर क्या है? -2। तो देखो लेफ्ट साइड में हमारे पास जो डायमेंशन फार्मूला बन रहा है बिल्कुल वैसा ही डायमेंशन फार्मूला हमारा राइट साइड में भी बन रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है, समझ आ गया। और हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि दिस होल्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्लियर? समझ आ गया? मिटा दूं? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं हम लोग, करते हैं t इज इक्वल टू 2π L/g, √L/g, ठीक है जी। अब इसकी हमने क्या करना है? इसको चेक करना है कि ये फार्मूला करेक्ट है या नहीं है विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ऐसे मैंने आपको बताया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि जो डायमेंशनल फार्मूला लेफ्ट साइड बनेगा बिल्कुल वैसा ही डायमेंशन फार्मूला आपका राइट साइड पे भी बनना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? t का डायमेंशन फार्मूला ये बन जाएगा t, ठीक है जी। अब देखो ये क्या आ गया? न्यूमेरिकल फैक्टर आ गया। मैंने क्या बताया आपको? न्यूमेरिकल फैक्टर का डायमेंशन फार्मूला होता है? कुछ नहीं होता, इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। देन अंडर रूट को मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो पावर लिख देते हैं इसकी 1/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ है? यहाँ पे l है, तो l का डायमेंशन फार्मूला क्या बन जाएगा? सिंपल इस तरह से l। नीचे क्या आ गया? यहाँ पे g क्या चीज़ है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन, तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या बन जाएगा? L_t-2। तो ये आ गया मेरे पास इस तरह से, ठीक है जी। क्लियर कॉन्सेप्ट? अब देखो यहाँ पे t आ गया यहाँ पर, और इस तरफ क्या चीज़ आ जाएगी? देखो चलो थोड़ा और आपको सिंपलीफाई वे में मैं लिख के देता हूँ आपको। यहाँ पे आएगा l, इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, यहाँ पर l, और यहाँ पे t की पावर -2, ठीक है। बिल्कुल आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिंपलीफाई वे में बता रहा हूँ, सो दैट कि आपको इजीली समझ आ जाए। अब देखो यहाँ पर सामने दिख रहा है क्या? ये l और ये l कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपका बनेगा t इज इक्वल टू, ये t-2 है ना, ये t-2 जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? t न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या बनेगा? t का स्क्वायर, और पावर कितनी है अभी इसके पास? 1/2। ये 1/2 और 2 कैंसल, तो आपके पास आ गया t इज इक्वल टू t, यानी कि जो डायमेंशन फार्मूला आपका लेफ्ट साइड पे आ रहा है वही डायमेंशन फार्मूला आपका राइट साइड पे भी आ रहा है। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है, ऐसे करके इसको हम लिख सकते हैं। क्लियर? समझ आ गया अच्छे से? नेक्स्ट एग्जांपल करें? ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 3 है ना ये? हाँ, एग्जांपल नंबर 3 करते हैं। देखिए चेक करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², ठीक है। चेक करते हैं कि ये जो हमारे पास एक फिजिकल रिलेशन आ रही है s इज इक्वल टू ut हाफ at², क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? क्या ये फार्मूला करेक्ट है या नहीं है? वो हमें पता चल सकता है विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? कहता है कि जो आपके पास लेफ्ट साइड में डायमेंशनल फार्मूला बनेगा पूरी इक्वेशन में, ठीक है, राइट साइड में भी वो फार्मूला बनना चाहिए। और एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने क्या स्टेट किया था कि जो डायमेंशनल फार्मूला लेफ्ट साइड में हर एक टर्म का बनेगा, याद रखना,
जो फार्मूला लेफ्ट साइड में हर एक टर्म का बनेगा वही डायमेंशन फार्मूला राइट साइड में हर एक टर्म का होना चाहिए। ध्यान से सुन लो, जो फार्मूला लेफ्ट साइड में हर एक टर्म का होगा, हर एक टर्म, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, वही फार्मूला डायमेंशन फार्मूला राइट साइड में भी हर एक टर्म का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये एक टर्म आ गई लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कितनी टर्म्स हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है, इन दोनों को प्लस नहीं करना है, ये एक टर्म ये सेकंड टर्म। तो मतलब जो फार्मूला इस टर्म का बनेगा वही डायमेंशन फार्मूला इस टर्म का भी बनना चाहिए, वही डायमेंशन फार्मूला इस टर्म का भी बनना चाहिए। बच्चे वाली क्या करते हैं, इसका डायमेंशन फार्मूला लगाते हैं, इसका लगाते हैं, उसको प्लस करने की कोशिश करते हैं, प्लस प्लस नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। और आपको हर एक टर्म का एक डायमेंशन फार्मूला जो है वो फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस का, एस क्या चीज़ है, एस होता है डिस्टेंस, तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या आएगा, एल। यू मतलब यू होती है इनिशियल वेलोसिटी। अभी हम लोग जब काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ पे इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो यू क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी है तो एल टी माइनस वन इसका फार्मूला, ठीक। साथ में क्या है, टी है तो टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस, ठीक है। अब नई टर्म आ गई क्या, 1/2। 1/2 क्या चीज़ है, अभी बताया था मैंने आपको, 1/2 एक न्यूमेरिकल फैक्टर, न्यूमेरिकल फैक्टर का कोई भी डायमेंशन वाला नहीं होता, तो उसको हम लोग इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए क्या, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन वाला एल टी माइनस 2। यहाँ पे क्या है, टाइम का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, टी का स्क्वायर। अब इसको क्या करोगे आप, अब इसको आप सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, एल इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर टी की पावर 1 -1, यहाँ पे क्या है, टी की पावर 1, तो क्या बन जाएगा ये एल, क्योंकि टी की पावर 1, टी की पावर -1, तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास टी की पावर 0 प्लस, सिर्फ एल रह जाएगा ना। यहाँ पे भी देखो टी की पावर -2, टी की पावर 2, तो क्या बन जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे भी क्या आएगा, एल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, एल प्लस एल को यहाँ पे 2l लिखते हैं, बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या कहता है, मैंने आपको बार बार बताया, क्या कहता है वो कहता है कि लेफ्ट साइड में, उस फिजिकल रिलेशन में जो लेफ्ट साइड में जो हमारे पास हर एक टर्म होगी, हर एक टर्म का डायमेंशन वाला सेम होना चाहिए। यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक ही टर्म है, राइट साइड में 2 टर्म्स है, तो दोनों टर्म्स का डायमेंशन वाला सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ इसका क्या है, एल, इसका भी क्या है, एल इस टर्म का, और इस टर्म का भी क्या है, एल आया, ठीक है। तो इसको यहाँ पे प्लस नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं करना है प्लस करके यहाँ पर 12 लिखो, वो नहीं है, ठीक है। यहीं ये बस यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है। हर एक टर्म का डायमेंशन वाला सेम रहना चाहिए, क्लियर यहाँ पर। तो इसलिए इसको भी क्या लिखता हूँ मैं, दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक, क्लियर। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। एग्जांपल नंबर 4, चलिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो इसमें क्या होगा, कितनी टर्म्स है इसमें, लेफ्ट साइड में एक ही टर्म है, राइट साइड में एक और 2 टर्म्स हैं, तो जो डायमेंशन फार्मूला इस टर्म का होगा वही डायमेंशन फार्मूला इसका भी होना चाहिए, और वही डायमेंशन फार्मूला इसका भी होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं v मतलब, v क्या चीज़ है यहाँ पे, v होती है फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एल टी माइनस 1 इसका डायमेंशन फार्मूला आ गया। u एल टी माइनस 1, u क्या चीज़ है, अभी बताया था मैंने आपको, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का फार्मूला आ जाएगा एल टी माइनस 1 प्लस एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होगा, एल टी माइनस 2, यहाँ पे क्या आ गया, टाइम मतलब टी लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देख लो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं एल टी माइनस 1, ये क्या आ गया, एल टी माइनस 1 प्लस, देखो यहाँ पे टी की पावर 1, टी की पावर -2, कुल मिला के क्या बन गई, एल टी माइनस 1, ठीक है। बेसिस सेम पावर एडिट, तो क्या आ गया, एल टी माइनस 1। तो देखो इस फिजिकल रिलेशन में, इस फार्मूले में हमारे पास हर एक टर्म का डायमेंशन फार्मूला सेम आ रहा है। इस टर्म का डायमेंशन वाला क्या आया, एल टी माइनस 1, इसका क्या आया, एल टी माइनस 1, इसका भी क्या आया, एल टी माइनस 1, ठीक है। तो तीनों टर्म्स का जो डायमेंशन फार्मूला है वो एक जैसा आ रहा है, तो इसलिए ये जो हमारे पास फार्मूला है, ये फार्मूला भी, दिस फार्मूला इज ऑल्सो, दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। ये फार्मूला भी क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। एक और एग्जांपल करेंगे, वो है, चलो नेक्स्ट करते हैं, एग्जांपल नंबर क्या है, 5 है, हाँ। तो आ जाएगा हमारे पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो इस बार देखो राइट साइड में कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, एक v स्क्वायर एक u स्क्वायर, और लेफ्ट साइड में 2 टर्म्स है, राइट साइड में क्या है, राइट साइड में एक टर्म है, ठीक है।
तो फार्मूला क्या है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है एवरी टर्म ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड शुड हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला। तो देखो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या आ जाएगा, ये क्या v मतलब वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, तो क्या आएगा एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस यू स्क्वायर मतलब एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू क्योंकि एक न्यूमेरिकल फैक्टर है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, छोड़ो उसको, इग्नोर करो। ए क्या एक्सेलरेशन, तो यहाँ क्या आएगा एल टी माइनस टू, एस क्या डिस्टेंस यानी कि एल, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, मतलब एल टू टी माइनस टू, ठीक, माइनस एल फिर स्क्वायर इसके साथ भी टू टी माइनस टू, यहाँ पर एल की पावर वन बेस से सेम, पावर एडेड एल टू टी माइनस टू, ठीक, क्लियर। अब देखो, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, माइनस देखते हैं यहाँ पे और उसको कैंसिल करते हैं। ऐसा करना है, नहीं करना है ऐसा, क्यों, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल होमोजेनिटी अगर आपने अच्छे से स्टेटमेंट अगर उसकी पढ़ी होगी, तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाई थी और आपको लिखने के लिए बोला था। उसकी स्टेटमेंट कहती है कि जो आपके पास फार्मूला उसकी हर एक टर्म का डायमेंशन फार्मूला सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे कितनी लेफ्ट हैंड साइड में कितनी थी, दो टर्म्स थी ना, एक टर्म ये थी ना, एक टर्म ये थी, तो राइट साइड में एक टर्म थी, तो हर एक टर्म का डायमेंशन फार्मूला सेम आना चाहिए। तो इस टर्म का डायमेंशन फार्मूला क्या आया, वी स्क्वायर का एल टू टी माइनस टू, दूसरी टर्म का भी क्या है एल टू टी माइनस टू, और इस तरफ एक ही टर्म थी तो क्या है एल टू टी माइनस टू। तो इसको माइनस नहीं करना है, ये मत सोचो कि यहाँ पे माइनस है एक जैसा है तो उसको काटेंगे, वो नहीं करना है इसमें, ठीक है। बस ये सब कुछ सेम आना चाहिए, हर एक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला सेम आना चाहिए, क्लियर, अच्छे समझ आ गया। तो दिस इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक, क्लियर, ओके। तो नेक्स्ट करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है वो देखते हैं। देखो इस तरह का एक क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव में बड़ी बार, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो बोलता है कि कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ A and B in the following वैंडर, ये केमिस्ट्री में पढ़ी होगी आपने, वैंडर वाल्स इक्वेशन। एक वैंडर वाल इक्वेशन होती है, ठीक है। उस वैंडर वाल इक्वेशन में दो कांस्टेंट है, उन दो कांस्टेंट्स के हम लोगों ने डायमेंशंस फाइंड करने हैं, ठीक है। वैंडर वाल इक्वेशन कैसी है, यहाँ पे वी पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है, ये वी यहाँ पर वॉल्यूम है, ठीक है, और यहाँ पे आएगा वी माइनस बी, ये यहाँ पर वॉल्यूम है, आर टी। देखो फॉर फ्यूचर में आपको बता देता हूँ, जब भी मैं ऐसे करके लिखूँगा ना वी को, तो ये वेलोसिटी डेजिग्नेशन होगी, ठीक है, और अगर ऐसे करके लिखा जाएगा ना तो ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इस तरह से लिखा जाएगा तो वेलोसिटी रखना याद, और अगर सिंपल इस तरह से लिखा जाएगा तो इसको सोचना कि ये वॉल्यूम है, ठीक है, इसको समझना कि ये वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये हमारे पास वैंडर वाल इक्वेशन है, और इस वैंडर वाल इक्वेशन में ना हमारे पास दो कांस्टेंट आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, ये पी क्या है, पी प्रेशर है, तो प्रेशर का हमें डायमेंशन वाला पता है क्या है, वी यहाँ पे वॉल्यूम है, इसका भी पता है, वी वॉल्यूम है इसका पता है, टी यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर है, इसका पता है, और ये होता है हमारे पास कांस्टेंट है, ये, ठीक है, ये हमारे पास कांस्टेंट है। तो अब हमें बोल रहा है कि आप एक काम करो, आप ए का और बी, ये जो हमारे पास दो कांस्टेंट आ रहे हैं, इस ए और बी का फार्मूला जो है वो फाइंड करके बताओ। इस ए और बी का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना है, ठीक है। क्या होगा इसका डायमेंशन फार्मूला बताओ, सोचो थोड़ा सा, सोचो थोड़ा सा सोचो और विचारो क्या हो सकता है, ठीक है। देखो याद रखना, और ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ना यहाँ पे न्यूमेरिकल, ठीक है, ये जेई मेंस में भी बड़ी बार आया हुआ है, ठीक है, और नीट में तो ये बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, ठीक है, नीट में तो 3-4 बार रिपीट हो चुका है ये, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें ए और बी के डायमेंशन वाला पता है कैसे फाइंड आउट करना है हम लोगों को। देखो सुनो मेरी बात, एक बेसिक प्रिंसिपल है इसका। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, मुझे एक बात बताओ, ये क्या चीज़ है, प्रेशर, पी क्या है यहाँ पे, प्रेशर। एक प्रेशर में जो प्रेशर है, प्रेशर में क्या चीज़ ऐड हो सकती है, प्रेशर में ही प्रेशर ऐड हो सकता है, प्रेशर में ही प्रेशर ऐड हो सकता है कि नहीं।
आप सोचो, मुझे बताओ, एक सिंपल सी बात आओ, अगर आपके पास सपोज करो एयर है, ठीक है, ये एयर है, मैं कहता हूँ जी इस एयर में ना आप जो है वो सैंड जो है वो प्लस करो, सैंड मिक्स करो। सैंड मिक्स होती है क्या एयर में? नहीं हो पाएगी ना। हाँ, अगर मैं यहाँ पे सैंड मिक्स करूँगा ना तो वो नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर मैं कहूँगा कि इस एयर में और एयर मिक्स करो तो वो हो जाएगी, है ना। इसी तरह से मतलब एयर में ही एयर ऐड होती है, सैंड में ही और सैंड ऐड कर सकते हैं हम, एयर में ही एयर ऐड कर सकते हैं, यानी कि सेम क्वांटिटीज़ में ही चीज़ें ऐड और सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं, सेम ही क्वांटिटीज़ में चीज़ें ऐड और सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं, है ना। सेम ही क्वांटिटी में चीज़ें ऐड सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अगर तुम्हें मैथ की एग्जांपल बताऊँ तो देखो यहाँ पे 2x है माइनस x, ये भी x की टर्म है, ये भी x टर्म है, तो आपने माइनस किया, आपका आंसर आ गया। या मैं 2x प्लस x करूँ तो ये भी x वेरिएबल की टर्म है, ये भी x वेरिएबल की टर्म है, तो यहाँ पे आंसर 3x आया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे y लिखता, तो अगर मैं यहाँ y लिखता, फिर आप लिख सकते थे क्या 3x? नहीं लिख सकते थे ना, क्योंकि 2x में y वाली टर्म ऐड नहीं की जा सकती। 2x में x वाली टर्म ही ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती है, 2x में x वाली टर्म ही ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती है। y वाली टर्म इसमें ना हम ऐड कर सकते हैं ना हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर हम क्या लिखेंगे? 2x प्लस वाई रखेंगे इसको, है ना, 2x प्लस वाई रखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे y की जगह अगर मैं x लिखता तो ये इसमें ऐड हो जाता और आंसर क्या आ जाता? 3x आ जाता। यहाँ अगर मैं इसको इस 2x में से अगर x माइनस करता, सेम नेचर की टर्म्स हैं, तो क्या हो जाएगा? तो ये एक्चुअल में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आंसर इसका x आएगा। लेकिन अगर इसकी जगह y होता या z होता, अगर z होता तो भी हम इसको ना ही इसका फाइनल आंसर हम नहीं लिख सकते थे ना, माइनस नहीं कर सकते हैं, यानी कि लाइक टर्म्स ही ऐड और सब्ट्रैक्ट यहाँ पे की जा सकती हैं। बिल्कुल उसी तरह से इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे देखो, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्रेशर है, ये टर्म क्या है? ये प्रेशर है, तो प्रेशर में ही प्रेशर ऐड किया जा सकता है, प्रेशर में ही प्रेशर ऐड किया जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस टर्म की जो डायमेंशन हैं, इस टर्म की जो डायमेंशन है वही डायमेंशन इस पूरी की पूरी टर्म की भी होनी चाहिए, इस पूरी की पूरी टर्म की भी होनी चाहिए। जो डायमेंशन इसकी हैं वही डायमेंशन इस पूरी टर्म की भी होनी चाहिए, तक अगर इस पूरी टर्म की डायमेंशन भी प्रेशर होगी तभी मैं प्रेशर को प्रेशर में ऐड कर सकता हूँ, है ना। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी यही कहता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि आपके पास एक अगर कोई इस तरह की कोई एक हमारे पास फिजिकल रिलेशन है, तो उसमें आपके पास हर एक टर्म का डायमेंशन फार्मूला सेम होना चाहिए, हर एक टर्म का डायमेंशन फार्मूला सेम होना चाहिए, यानी कि ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों टर्म्स का डायमेंशन फार्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि प्रेशर में प्रेशर ऐड होगा, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? यानी कि A अपॉन, इस चीज़ को चलो लिख भी लो आप कॉपी पे, अगर इन क्वेश्चन को आप लिख रहे हो ना तो इसको लिख भी लो एज, तो हमेशा आपको याद रहेगा फिर, एज प्रेशर कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड, इसको लिख लो, एज प्रेशर कैन बी एडिड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम pressure only, therefore A upon V square should have the dimensions of pressure, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे बोला वो यहाँ पे मैंने लिख दिया, सो दैट है कि आपको और अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब A अपॉन वी स्क्वायर की का जो डायमेंशन होगी वो किसकी होनी चाहिए? वही होनी चाहिए जो प्रेशर की है। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू प्रेशर इंटू वी स्क्वायर, क्लियर। अब आप एक काम करिए, इनके रेस्पेक्टिव डायमेंशन फार्मूला लिख दीजिए। ए इज इक्वल टू, प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला होता है m1l-1 t-2। देखो, अगर आपको ये डायमेंशन फार्मूला भी याद नहीं है तो आप एक काम करिए, इस वीडियो को देखने से भी पहले जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं जहाँ पर मैंने डायमेंशनल फार्मूले कैसे ड्राइव करते हैं वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ पे विजिट करिए, उस वीडियो को देखिए और इन डायमेंशन फार्मूलों की पहले प्रैक्टिस करिए, ठीक है। फिर जाके आप अगले लेक्चर्स को देखिए, सो दैट कि आपको अच्छे से पता चल जाए ये लेक्चर, ठीक है। तो ये फार्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि इनको रटना नहीं चाहते हैं, इनको सॉल्व करना सीखते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं वहाँ पे मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, तो वहाँ पे आप जाके विजिट करिए और वहाँ पे अगर आपको नहीं आते हैं तो पहले उनको देखकर अच्छे से इन डायमेंशन फार्मूलों को निकालना सीखें, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर को विजिट करें, ठीक है। तो अगर आपको आता है तो तब तो वेल एंड गुड, फिर तो आपको समझ आ ही रहा होगा। तो यहाँ पे प्रेशर m1l-1 l-1 t-2 इसका फार्मूला आ गया। वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला क्या है? l क्यूब का यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर, ठीक। अब जस्ट थोड़ा सा सॉल्व, a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा?
यहाँ पे आएगा m1 l-1 t-2 3 टू यहाँ पे क्या आएगा 6, ठीक है, l की पावर 6। तो लास्ट फाइनल आंसर बताइए, शाबाश, क्या आ गया? ये आ गया m1, ठीक है, l यहाँ पे क्या है -1, ये क्या आ गया +6, तो फिर से सेम पावर एडिड तो क्या आएगा l की पावर 5 t-2 एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो ये आ गया आपके पास a जो कांस्टेंट था ना, a जो कांस्टेंट था उसकी हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई डायमेंशनल, a का जो है यहाँ पे हमारे पास डायमेंशन फार्मूला हमारे पास आ गया। क्लियर? बिल्कुल इसी तरह से v, ये जो b है इसका भी आपको क्या फाइंड करना है, इसका भी आपको डायमेंशन फार्मूला फाइंड करना है। कर सकते हो, ट्राई करो, ठीक है, पहले आप ट्राई कर लो, वीडियो पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और इस b का फार्मूला को भी फाइंड करो, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप इसको देख लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सिमिलरली, ऐसे ही मैं b का भी फाइंड करूँगा। सिमिलरली एज वॉल्यूम कैन बी एडिड और subtracted from volume only, ठीक है, therefore we must have the dimensions of volume, ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये जो b है इसकी भी डायमेंशंस कैसी होनी चाहिए, वही होनी चाहिए जो वॉल्यूम की होती हैं, ठीक है जी। तो फिर b वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है l3, तो ख़त्म। तो b का भी हमारे पास आंसर आ गया, b का जो डायमेंशन फार्मूला हो गया वो क्या हो गया l3 हो गया। क्लियर? अच्छे से समझ आ गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, एक आपके लिए होमवर्क ये है कि ये मैंने क्या बताया था आपको, ये बताया था ना, ये क्या है, ये r एक कांस्टेंट है, ठीक है। आपका काम ये है कि आपको इस r जो कि कांस्टेंट है ये घर में अभी करना आप, ठीक है। और अगर आपसे ये सॉल्व नहीं होता है तो कमेंट्स में मुझे बताना, मैं आपको ये भी फिर से सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है अब ये, क्योंकि ये भी r कांस्टेंट है, अब आपको क्या करना है इस r के डायमेंशन फार्मूले को फाइंड करना है, ठीक है। r यहाँ पे कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का भी आप क्या करो डायमेंशनल फार्मूला जो है वो फाइंड करो, ठीक। ये आपके लिए होम असाइनमेंट होगी और इसको ट्राई करना। अगर नहीं कर पाओगे सॉल्व तो मुझे आप कमेंट्स में मैसेज करना, तो मैं आपको ये भी वैसे सॉल्व करके बता दूंगा। क्लियर? यहाँ पे अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट करें, एक क्वेश्चन हो रहा है जो कि ये भी नीट में आया हुआ है, अभी जो मैं आपको करवाने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी नीट में अपेयर हुआ है क्वेश्चन, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो ये है क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ again A and B in the given relation। फिर से यहाँ पे आपको A और B दो कांस्टेंट है गिवन रिलेशन में दिए हुए हैं, और आपको वहाँ पे उन A और B का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना है, और ये आपके पास यहाँ पे रिलेशन दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर ये आपको एक रिलेशन दी हुई है, यहाँ पे A और B यहाँ पे दोनों क्या है, दोनों के दोनों यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। ये A भी कांस्टेंट और B भी कांस्टेंट है। यहाँ पे A को एक्सेलरेशन मत समझना, ठीक है। A यहाँ पर एक कांस्टेंट का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। A और B यहाँ पर दोनों कांस्टेंट हैं, ठीक। तो करें स्टार्ट, यहाँ की करोगे आप। अभी मैंने आपको उसका पूरा का पूरा वैसा ही है ये क्वेश्चन जैसा कि अभी हम लोगों ने अभी ट्राई किया था। तो यहाँ पे भी आप यही फार्मूला यूज़ करोगे। यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, अब एक्स स्क्वायर जो है ये जो b है इसकी डायमेंशंस कैसी होनी चाहिए, b की डायमेंशंस वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि एक्स स्क्वायर की हैं, क्योंकि जो सेम तरह की क्वांटिटीज़ को ही एक दूसरे से ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे लिख लो आप, सिंस अभी ऐसे मैंने आपको बताया, सिंस एक्स स्क्वायर क्या है, ये डिस्टेंस का स्क्वायर है, ये क्या डिस्टेंस है ना, एक्स स्क्वायर इज डिस्टेंस, एंड वी नो दैट द डिस्टेंस कैन बी added or subtracted
फ्रॉम डिस्टेंस ओनली। ठीक है जी, अभी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया है ना, डिस्टेंस ओनली। इसीलिए देयरफॉर, इसीलिए जो हमारे पास b है इसकी भी डायमेंशन कैसे होनी चाहिए, देयरफॉर b शुड बी, यानी कि b की जो डायमेंशन है कैसे होनी चाहिए, शुड बी इक्वल टू द dimensions of b should be, dimensions of b should be equal to the dimensions of distance। ठीक है जी, जो b की भी डायमेंशन वैसे होनी चाहिए जैसी इस x स्क्वायर की होंगी। तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर b इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है डिस्टेंस का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर, तो x मतलब क्या है यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब l आ गया, l का स्क्वायर। तो हमारे पास b की डायमेंशन क्या आ गई, वही आ गई जो यहाँ पर डिस्टेंस की थी। क्लियर, समझ आ गया। अब फाइंड करते हैं यहाँ पे a की डायमेंशंस। ठीक है, अब यहाँ पे a की डायमेंशंस को फाइंड करेंगे, तो मिटा दूँ उसको, चलो जी मिटा देते हैं। यहाँ पर a की डायमेंशन को फाइंड करते हुए आपको एक और कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। देखो अब हमने a की वैल्यू को फाइंड करना है। अब a की वैल्यू को a की डायमेंशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास b की डायमेंशन का पता होना चाहिए। तो b की डायमेंशन हमारे पास आ गई, वो क्या है l स्क्वायर, ये हमारे पास b की डायमेंशन है। ठीक है, ये हमें पता चल चुकी है। अब हमने क्या करना है, a की फाइंड करनी है। तो a की डायमेंशन फाइंड करने के लिए देखो क्या करेंगे हम लोग, p इज इक्वल टू, जैसा कि दिया हुआ है b माइनस एक्स का स्क्वायर at। तो p यहाँ पर क्या है, p यहाँ पर प्रेशर है, तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, वो होता है m1 L-1 T-2। ठीक है जी, प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, m1 L-1 T-2। ठीक है, कैसे पता चला ये प्रेशर का फार्मूला, क्योंकि प्रेशर का आपका फार्मूला होता है ना P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला पता होगा आपको, नीचे एरिया का पता होगा, तो उसको आप लोग सॉल्व करके प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला फाइंड कर सकते हो। ठीक है जी, क्लियर। अच्छा, अब आगे करते हैं कंटिन्यू। तो b की डायमेंशन क्या है, एल स्क्वायर, माइनस एक्स की डायमेंशन क्या है, एल स्क्वायर। ठीक, डिवाइड बाय a की हमें फाइंड करनी है। t यहाँ पर क्या है, t यहाँ पे टाइम है। ठीक है, वो गिवन में दे रखा होता है इसने कि t यहाँ पर क्या है, टाइम है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे t को टेम्परेचर मत समझना, t यहाँ पे टाइम है, वो गिवन में दिया होगा क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। यहाँ पर ये है कि आपको यहाँ पे a की डायमेंशन फार्मूले को फाइंड करना है। अब आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर इस एल स्क्वायर को माइनस करते हैं, एल स्क्वायर सोचते हैं सेम साइन, तो इसको कैंसिल करते हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में आपको पता है कि ऐसा हमको नहीं करना होता है। यहाँ पे प्लस, इस अगर प्लस लिखा होगा, अभी तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था ना, इससे पहले के जो क्वेश्चन करवाया वहाँ पे क्या बताया था मैंने, वहाँ बताया था कि एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा तो उसका मतलब 2l स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इसका एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का मतलब यहाँ पे एल स्क्वायर ही है। और अगर यहाँ पे माइनस है तब भी इसको ये कैंसिल नहीं करते हैं, ये मतलब सोचना कैंसिल करके जीरो लिखता। इसको हमेशा याद रखना, डायमेंशन से माइनस करोगे तो आंसर जीरो नहीं आता, और डायमेंशंस को जब डायमेंशन में प्लस करोगे, ठीक है, प्लस तो हम ऐसे कर भी नहीं ना सकते कि प्लस करके तो ट्वाइस लिख दें, तो प्लस भी नहीं कर प्लस करके ट्वाइस भी नहीं लिखते इसको, और माइनस करके जीरो भी नहीं लिखते इसको। बस ये चीज़ याद रखना हमेशा के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। और ये देखो, और ये उन्होंने क्वेश्चन तभी डाला हुआ है क्योंकि बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस को देख के यहाँ पे माइनस करेंगे और अपना आंसर जीरो ले आएंगे और सोचेंगे हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया, जबकि वहाँ पे वो गलत हो चुका होता है। और उन्होंने क्या किया होता है, एक ऑप्शन ऐसा भी रखा होता है जहाँ पे जो बच्चे इस अप्रोच के साथ इसको करेंगे तो उनको जो ऑप्शन मिलेगा उनको लगेगा कि हमारा आंसर ठीक आ गया, बट ऐसा नहीं है। तो यहीं पे तो कॉन्सेप्ट जो है वो चेक करते हैं कि कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट डेवलप हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, डायमेंशंस को डायमेंशन से प्लस करके ट्वाइस नहीं लिखा जाता, और डायमेंशन को डायमेंशन से माइनस करके जीरो नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो m1 L-1 T-2। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यहाँ पे एल स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या आ गया a, और यहाँ पे डायमेंशन आ गई t की। क्लियर, ये कंसेप्ट अच्छे समझ आ गया ना, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं। चलो ठीक है जी, अब आपको क्या करना है, आपको a का फार्मूला फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, हम a को लिख देते हैं इधर और इसको ले जाते हैं इधर। ठीक है, न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a इज इक्वल टू एल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा हमारे पास m1 L-1 T-2, और यहाँ पे एक t हमारे पास पहले से प्रेजेंट था। ठीक है जी, अब जस्ट हमको थोड़ा सा सॉल्व करना है। क्या करना है,
अब इन टर्म्स को ऊपर लेके चले जाओ, न्यूमरेटर में लेके चलो, इसको भी न्यूमरेटर में लेके चले जाओ और इसको भी न्यूमरेटर में लेके चले जाएंगे। जब भी याद रखना, कोई चीज़ डिनोमिनेटर से जब न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट का जो ऊपर से साइन होता है वो कैसा, पावर का जो साइन होता है वो क्या होता है, वो चेंज हो जाता है ना। जैसे 1/x, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो जब इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो क्या आएगा, x की पावर -1। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए जिनको ये चीज़ पता नहीं थी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, l²। ठीक है, t को ऊपर लेके जाऊँगा, यहाँ पे t की पावर क्या है 1, ऊपर लेके जाऊँगा तो क्या बन जाएगी -1। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास m की पावर यहाँ पे क्या है, m की पावर 1 है तो ऊपर लेके जाएंगे तो -1, l की पावर -1 है ऊपर लेके जाएंगे तो +1, t की पावर -2 ऊपर लेके जाएंगे तो +2। ठीक है, क्लियर, कोई परेशानी तो नहीं है परेशानी, तब तो अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहले m को लिख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, m की पावर -1, m की पावर -1, l देखो, l की पावर 2, l की पावर +1, l की पावर 2, l की पावर +1, तो कुल मिला के क्या बन गया, बेस सेम, पावर एडेड, l की पावर यहाँ पे आ गई 3। उसके बाद t की पावर -1, t की पावर +2, बेस सेम, पावर एडेड, तो t की पावर क्या आ गई, +1। तो ये आ गया फाइनल a का डायमेंशनल फार्मूला। क्या आ गया ये, a का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है जी। तो इस तरह से आपको कॉम्पिटिटिव में क्या करेंगे, कोई एक रिलेशन दी जाएगी, ठीक है, उस रिलेशन में कुछ कांस्टेंट्स उन्होंने रखे होंगे और बोला जाएगा कि उन कांस्टेंट की आप क्या करो, उन कांस्टेंट की डायमेंशंस को फाइंड करो। ठीक है, उन कांस्टेंट का आपको डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए बोला जाएगा। तो आपको सिंपल एक कंसेप्ट याद रखना है, एक तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है, डायमेंशन फार्मूला, जब डायमेंशन से माइनस करते हैं तो वो 0 नहीं होता, और डायमेंशन को जब डायमेंशन से प्लस करते हैं तो वो ट्वाइस नहीं होता। ठीक है, एक चीज़ तो ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, दूसरा क्या करना है आपने कि आपको ये चीज़ याद रखनी है कि सेम तरह की जो क्वांटिटीज़ होती है उन्हीं को सेम तरह की क्वांटिटी से प्लस यहाँ माइनस किया जाता है। ठीक है, जैसे प्रेशर को हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, प्रेशर में ही प्रेशर ऐड होता है। इस नॉलेज से हम लोगों ने क्या किया था, उसको क्वेश्चन को सॉल्व किया था। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, यहाँ पे आपने देखा था कि यहाँ पे बी की डायमेंशन फार्मूला फाइंड करने के लिए हमने देखा कि अगर ये बी है, ये कांस्टेंट है, तो अगर ये किसी एक फिजिकल क्वांटिटी में से अगर माइनस हो रहा है तो इसकी डायमेंशंस और जिस फिजिकल क्वांटिटी में से ये इसको माइनस किया जा रहा है उसकी डायमेंशंस वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, इसी नॉलेज को हमने यूज़ किया और बी के डायमेंशन फार्मूले को फाइंड किया था। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिज़िक्स पढ़ते रहिए।